मैं जब एमबीबीएस में आया था एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इतनी सारी मेहनत मैंने नीट में की, उसके बावजूद मेरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वो उसके अनुसार नहीं चल रही है। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, हर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ होता है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, दिस इज सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं द हाफ डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सर्वाइव फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो कुछ पॉइंट्स जो जनरल पॉइंट्स हैं जी, जिनका आंसर आप देख रहे हैं। मैं जब जूनियर था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे सारी चीज़ें कंक्लूड कर दे एक ही बार में कि किस तरीके से मैं फर्स्ट ईयर में चलूँ, क्योंकि हम नए नए होते हैं, हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। वैसे मेरे सीनियर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आप जो आप सवाल बना के बैठेंगे, एकेडमिक्स, अटेंडेंस, प्रैक्टिकल्स, सीनियर्स एंड रैगिंग, माइंडसेट, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, हॉबीज़ और सोशल रिलेशंस किस तरीके से होने से, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स क्या कैसे करूँ मैं, किस तरीके से चलूँ पूरे साल, एकेडमिक्स में किस तरीके से रखूँ, अटेंडेंस का क्या होता है, प्रैक्टिकल्स, सीनियर्स और जो रैगिंग होती है या जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं एकेडमिक्स के बारे में। देखिए, एकेडमिक्स में सबको पता है, कोई इतना भोला नहीं होता है कि अपने पास 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। एनाटमी जो माना जाता है कि एनाटमी इज समवट टफ, और जो एना बायोकेम और फिजियो है उनको इजी माना जाता है। फिजियो तो जैसे हम रिलेट कर लेते हैं, 11th क्लास में अपन लोग बायोलॉजी वगैरह पढ़ के आते हैं तो उनसे रिलेट करें तो हमें थोड़ा सा ईजी फील होता है। बट आप एक चीज़ याद रखें कि जो एकेडमिक्स होता है वो हमारा एमबीबीएस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। इसमें एकेडमिक्स में हमारे पास जैसे अपन लोग क्लास वगैरह जाते हैं अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में एलटीज वगैरह बने होंगे, वहाँ पर हमारी क्लासेस लगती है और शायद 2 घंटे के लेक्चर्स होते होंगे, 2 सब्जेक्ट्स के एक दिन में, और दो घंटे के प्रैक्टिकल्स की क्लासेस लगती होंगी। ठीक है। और 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो लगभग इसी तरीके से चलता है। हाँ, आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में एचओडीज होते होंगे, फैकल्टीज होते होंगे, एकेडमिक्स के अंदर जीआरस होते होंगे। तो मेरा एक ही कहना है कि सबसे पहली बात, आप किसी और से रिस्पेक्टफुल रहे ना रहे, एचओडीज, फैकल्टीज एंड जीआर एटलीस्ट, और आपके सीनियर्स, इनसे आप एकेडमिक्स में जरूर रिस्पेक्टफुल रहें, क्योंकि एक एमबीबीएस कॉलेज में आते ही अपन एक नीट के उस ऐसे जोश में आते हैं कि मतलब कुछ भी देखते नहीं। तो आप एक चीज़ ये जरूर ध्यान में रखें कि इन सब इंसानों से बच के रहना है और रिस्पेक्टफुल रहना है बस। ठीक है। अब एक चीज़ पढ़ाई के बारे में मैं बात करूं तो एक पोस्ट नीट इनर्शिया करके मैं टर्म यूज़ करूंगा कि अपने जो नीट निकाल के आते हैं अपन लोग, इतना बड़ा एग्जाम है, बहुत सारी मेहनत करके आते हैं, एंड यू डोंट फील लाइक स्टडिंग ए सिंगल वर्ड फॉर 3 to 4 months आफ्टर सिलेक्शन। तो मतलब ये क्या, क्यों ऐसा ज़रूरी है क्या? हाँ, ये हर बच्चे के अंदर होता ही होता है, हर एक मेरे छोटे भाई बहन के अंदर होता है, एंड दैट यूजुअली मेक्स यू सफ़र इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा है कि अगर आप 3 से 4 महीने सिर्फ पोस्ट नीट इनर्शिया के अंदर ही वेस्ट कर देंगे तो शायद लास्ट में मुश्किल पड़ता है। देखो, पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन एक होता है कि सब्जेक्ट की बढ़िया नॉलेज, एक प्रॉपर नॉलेज, तो उस वे में तो मेरी एक जो परफेक्ट टिप आपके लिए रहने वाली है कि अब गेट आउट ऑफ पोस्ट नीट, स्टार्ट स्टडिंग नो मैटर व्हाट। आप कैसे भी पढ़ें, कुछ भी करें, मैं बताऊं, आप इंटरेस्ट बनाने के लिए एनाटॉमी के लेक्चर्स देख सकते हैं और उसकी बुक रीड करें, कुछ भी करें, लेकिन आप पढ़ें जरूर। 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लासेस इतनी लंबी होती है, फिर सीनियर्स वगैरह, जो मैं बाकी वो आगे मैं बात करूंगा, सब चीज़ में लेके आया हूँ, सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आगे मैं बात करूँ अटेंडेंस की। In first year MBBS, you also need to worry about your attendance because it is the most important part of your college life. अटेंडेंस आपकी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव इनफ अटेंडेंस, सम कॉलेजेस विल लिटरली नॉट अलाउ यू टू सिट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो अटेंडेंस इज प्रेटी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अपना रहता है कि 75% थ्योरी में अटेंडेंस होनी चाहिए और 80% प्रैक्टिकल में होनी चाहिए, लेकिन इन मैनी कॉलेजेस इट इज़ मैनिपुलेटिव बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अगर जैसे एनाटमी का डिपार्टमेंट है तो एनाटमी की अटेंडेंस में मैनिपुलेशन कर सकता है, कोई 60% पे भी बिठा देता है, और समवट इस तरीके से चलता है ना। लेकिन हमारे कॉलेज की मैं पर्सनल बात करूँ तो ठीक है, मतलब इतना भी नहीं है स्ट्रिक्ट, लेकिन हाँ है स्ट्रिक्ट।
ठीक है। तो आपको अबव 60-70 तो रखना इज अ मस्ट कंडीशन, कि आप उतना तो रखें, आप सेफ साइड रहेंगे। क्योंकि एक डिटेन वर्ड जो यूज़ किया जाता है कि ईयर बैक के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी देखा जाता है मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है एज अ क्राइटेरिया बाय एनएमसी, है ना, तो अटेंडेंस आप जरूर मेक श्योर करें कि आपकी पूरी हो। अनटिल अनलेस आप बीमार नहीं हो या कुछ नहीं है, तो आप हॉस्टल में पड़े रहने से बेहतर है कि आप क्लासेस अटेंड करें, और उससे आपको फायदा भी होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप दोस्तों से मिलते रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहता है। ठीक है। अब बात करूंगा मैं आगे तीसरे पॉइंट के बारे में, प्रैक्टिकल्स के बारे में। प्रैक्टिकल्स अपने पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाट, फिजियो और बायोकेम। ठीक है। तो एनाटॉमी में प्रैक्टिकल्स के लिए अपन डाइसेक्शन हॉल, सबसे पहले डाइसेक्शन हॉल की तरफ जाते हैं, और हमें दिखाया भी जाता है सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशंस वगैरह में कि डाइसेक्शन हॉल वगैरह। तो वहाँ आप एक जो कहते हैं कैडेवर, जो कि डेड बॉडी होती है, जो अपन उनके लिए खैर रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए। और डाइसेक्शन हॉल में डाइसेक्शन परफॉर्म किया जाता है। देखिए, हर कॉलेज में डाइसेक्शन नहीं होता है, ये मैं कह दूं आपको, और जितनी मैक्सिमम कॉलेजेस में लेकिन ये देखा जाता है डाइसेक्शन, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो उसकी क्लासेस आप जरूर जरूर अटेंड करें, डोंट मिस द डाइसेक्शन। उसके बाद हिस्टोलॉजी का लैब होता है। हिस्टोलॉजी में अपन लोग स्टडी ऑफ टिश्यूज करते हैं, एंड यू हैव टू एबल टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज इन द एग्जाम इटसेल्फ, है ना। और एनाटॉमी में एक पार्ट आता है जो डीएच में ही बिठा के किया जाता है कि स्टडी ऑफ बोन्स। आप बोन्स जरूर 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 सारी बोन्स को अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वाइवा वगैरह होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद फिजियो में 2 तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक हीमेट लैब होती है और क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब होती है। हीमेट लैब में अपने पास क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ब्लड ग्रुपिंग जैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाए जाते हैं। और क्लिनिकल फिजियोलॉजी में जनरल एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडीज के बारे में देखा जाता है। नेक्स्ट बायोकेम में लैब में बायोकेम की एक लैब होती है जिसमें वेरियस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। उसके बाद यूरिन के जो प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे रोथराज टेस्ट हो गया या बेनेडिक्स टेस्ट हो गया, इनको आप जरूर बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखते हुए इन्हें जरूर कंटेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके मेन एग्जाम के प्रैक्टिकल्स के अंदर। यूरिन के प्रैक्टिकल्स स्पेशली आप जो 5-6 प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको अच्छे से कंटेस्ट करके रखें, साथ के साथ परफॉर्म करते जाएं। लैब के अंदर जब भी आएँ तो आप आलस भगाएं, और ये सारी चीज़ें तो वहीं आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप अपना समय बचा सकें। उसके बाद मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप वेट करते, शायद इसी के लिए आप इस वीडियो में यहाँ तक आए होंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आगे भी देखिएगा, बहुत तरीके से सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, तो आपकी ज़रूर शायद हेल्पफुल रहेगी। तो उसी कड़ी में मैं बात करता हूँ सीनियर्स और रैगिंग के बारे में। रैगिंग यानी सो कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, PDP, है ना। तो रैगिंग को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों कहा गया है, क्या इसमें सच में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी इंसान के दिमाग में आता है, व्हाट इज रैगिंग। रैगिंग है क्या? रैगिंग का मतलब है सीनियर्स विल कॉल यू इन रूम एंड आस्क टू डू थिंग्स यू मे लाइक और नॉट। आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है ना। तो ये हो गया रैगिंग का मतलब। जैसे कि आप एक गाना गाइए, आप डांस करके दिखाइए, इस तरीके से सीनियर को चीज़ें देखता है एंड विल आस्क टू डू फन एक्टिविटीज़, है ना, जिसमें उसे भी मजा आए और आपको भी मजा आए, आपके बैचमेट्स को भी मजा आए। तो इस तरीके से रैगिंग का कुछ चलता है। ऑल दैट एक्टिविटीज हैपन ड्यूरिंग रैगिंग पीरियड आर जस्ट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड फॉर एंजॉयमेंट। ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे? जैसे आप अगर डांस करेंगे अपने बैचमेट्स के सामने, सीनियर्स के सामने, तो आप एक अच्छे इंसान, मतलब एक खुल के आता है कि यार हाँ, इंसान की झिझक भाग जाती है, डर भाग जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ डेवलप होती हैं। अब ये सब क्यों होता है और वो सब आपके साथ क्या कर रहे होते हैं, ये हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू हैव जस्ट फन विथ यू। मतलब रैगिंग को एक एंजॉयमेंट की तरह ही लें, आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहेंगे। मतलब इस तरीके से आप, ये है कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को पर्सनली कभी ना लें। दे आर ट्राइंग टू जस्ट हैव फन विथ यू, है ना। मतलब वो आपको डांस करवा रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है, आप भी खुल के आ रहे हैं, आपको भी, आपके बैचमेट्स को मजा आ रहा है, मतलब आप बोर नहीं हो रहे हैं उन सब चीज़ों से। तो वो सब आपके लिए है और सीनियर्स के लिए भी है। तो ये एक जो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इससे हुआ क्या? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन सीनियर एंड जूनियर विच इज द बेस ऑफ द मेडिकल यूनिटी। मेडिकल यूनिटी एक अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है कि जो मेडिकल फील्ड के लोगों के अंदर जो यूनिटी होती है ना, वो सब किस तरीके से क्रिएट की जाती है सीनियर जूनियर के बॉन्ड के बीच। इस तरीके का सीनियर जूनियर का बॉन्ड आपको किसी फील्ड में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसकी रेस्पेक्ट कीजिए,
सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीनियर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बी द सीनियर विच यू एक्सपेक्टेड व्हेन यू आर द जूनियर। जब आप जूनियर थे तो किस तरीके का सीनियर आपने एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही सीनियर आप बन के दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो इसी कड़ी में आगे देखता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से फ़ायदा तो हुआ, बट मेक श्योर दैट इट डज नॉट गो ओवरडोज, बिकॉज गाइज even something that as sweet as sugar in overdose causes diabetes. So just chill and fun with PDP until it is involving physical or something that you are not comfortable with and seriously impacting your mental health. अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है देन जस्ट से सॉरी टू योर सीनियर इन ए रेस्पेक्टेड वे, है ना। आप जस्ट सॉरी बोल के आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं, ये आप ज़रूर समझें। बट ऐसा भी नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूर भाग रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए भी है तो उनकी आप रेस्पेक्ट करें। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर सीनियर बिकॉज दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सीनियर्स के बिना सर्वाइव करना मुश्किल होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं सीनियर्स, तो उनसे बना के रखें, आप उनसे एक अच्छा बॉन्ड बना के रखें, दे विल हेल्प यू अ लॉट। दे आर नॉट एनिमीज, दे आर जस्ट योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और उनसे अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा भी उठाइए, है ना। चलिए, इन कंक्लूजन आई जस्ट सजेस्ट इट्स ऑल फन एंड गेम्स, यू डोंट हैव वरी अबाउट इट बिकॉज एवरी मेडिकल स्टूडेंट गोज थ्रू दिस फेज। हर एक भारत की हर एक मेडिकल का बच्चा इस फेज के थ्रू गुजरता है। एवरी सीनियर वाज वंस अ जूनियर, है ना। इट मेक्स यू मैच्योर एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इन योर लाइफ एंड इन द फ्यूचर इटसेल्फ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे माइंडसेट के बारे में कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज के अंदर कि आप स्मूथली सर्वाइव कर पाए। मैं माइंडसेट की बात करूं तो माइंडसेट आपका एकदम स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। आपको चीज़ों को झेलना आना चाहिए, आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। अगर कोई सीनियर है, रूड है या फिर सॉफ्ट है, तो हर इंसान को आपको झेलना आना चाहिए। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को पर्सनली ना लें, आपको किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल कॉलेज की ये है कि आप सबसे छोटे हैं, अभी 2024 में सबसे छोटा है, तो आप सबसे छोटे हैं, आप हर किसी से रिस्पेक्टफुल रहें, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन एंड जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ। मेक फर्स्ट ईयर मेमोरेबल बिकॉज यू विल गोना मिस दिस। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द हॉबीज़ कि आप हॉबीज़ में क्या क्या कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता है कि ये सब मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा ये रहता है कि रूम्स के अंदर रहना होता है, जैसे बाहर वगैरह कम अलाउड होता है हॉस्टल वार्डन्स के अलावा। तो हॉस्टल वार्डन्स के द्वारा कम अलाउ किया जाता है बाहर, तो फिर आपको रूम्स के अंदर ही रहना होता है। तो उस समय आपको टाइम मिलता है, यू कैन डेवलप योर हॉबीज़ ड्यूरिंग द फ्री टाइम। जैसे आप गिटार सीख सकते हैं या अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, इंडोर गेम्स जैसे चेस, कैरम, आप लूडो खेल सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं हॉबीज़ के अंदर डेवलप, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही वो रहेगा कि ये आपको फ्रेश रखेगा, है ना, आपको आप लाइफ में इंटरेस्ट बनाए रखेगा, है ना। तो ये सब आप करते रहें। उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, इसकी हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है इस जर्नी के बारे में। आप 1 से 2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि क्या रिसोर्सेज रहने चाहिए पढ़ने के लिए, क्या बुक्स होनी चाहिए, कौन से टीचर्स होने चाहिए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सोशल रिलेशंस के बारे में, फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब सोशल रिलेशंस 2 तरीके के होते हैं, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। तो फ्रेंडशिप की मैं बात करूं, देखिए फ्रेंडशिप ये है कि आप फर्स्ट ईयर में जितने बॉन्ड बना सकते हैं उतने बनाइए, अच्छे बॉन्ड्स बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच होती है वैसे दोस्त बनाइए। अगर आपको मज़े करने हैं, आपको सब कुछ करना है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही इंजॉय कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं अकेले अपनी लाइफ गुजार लूँगा तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप फ्रेंडशिप मतलब आप ग्रुप्स बनाइए, आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए। कहते हैं ना फर्स्ट ईयर का ग्रुप तो सबसे बड़ा होता है, तो आप उस वे में चलिए, अपने आप को सोशल बना के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके एमबीबीएस कॉलेज में सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप। और रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके बारे में अब मैं क्या ही बोलूं कि रिलेशनशिप वगैरह
ऐसा नहीं है कि किसी को लगता है कि रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए तो वो भी नहीं है, और किसी को लगता है कि रिलेशनशिप होना ही चाहिए तो वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ्रेंडशिप इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप दोस्ती कीजिए, आप बॉन्ड्स बनाइए अच्छे अच्छे, सीनियर जूनियर बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप बॉन्ड्स, इस तरीके से बॉन्ड्स क्रिएट कीजिए। आप मज़े कीजिए एमबीबीएस में। आप इतनी मेहनत करके आए हैं, खैर थोड़ा सा ये फेज़ होता है, इसको आप, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, सब हर कोई इस फेज़ से गुजरता है। उसके अलावा आप अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप है, ना मैं हूँ ना कोई और है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आप हैं। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी आपकी पढ़ाई और आप है ना? तो उन सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए, कैसे क्या होना, वो सोर्सेज क्या रहना चाहिए, बुक्स क्या रहना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो के एंड की तरफ जाता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉयड दिस वीडियो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो बिकॉज इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द हाफ डॉक्टर, नया नया चैनल है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहने वाली है बुक्स एंड रिसोर्सेज पर रहने वाली है। यूट्यूब चैनल या फिर फैकल्टीज कौन सी होना चाहिए जिनको आप फर्स्ट ईयर में फॉलो कर सकते हैं, एंड हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।